नमस्कार सभी साथियों को। मैं देवेश शुक्ला और फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आप सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जय भोलेनाथ। आज की जो हमारी क्लास है टीपीसी केजीएस की क्लास है। और आज की क्लास में जो प्रश्न हम वो होंगे हमारे सन 2016 के प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस गए। सन 2016 जो पहली से आपका एग्जाम हुआ था से आपके प्रश्न तो आपका 28 मार्च 2016 हुआ था। 28 मार्च 2016 के जो प्रश्न हैं पे हम आज डिस्कस। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से अनुरोध है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को एक लाइक करें और नए अगर हैं आप चैनल पे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब। कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसकी हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर मिल, और इन सभी का लिंक या फिर फेसबुक पे एग्जाम घर के नाम से ही आप सर्च करिए। इन सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर। वहां पर इन सभी के अतिरिक्त आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आती है, साथ ही पीडीएफ मिलती है। उसके साथ आपको डेली के जो करंट अफेयर का क्वेश्चन वो आपको डेली बेसिस पर मिलते हैं। आप सभी साथी बिल्कुल चैनल से जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप भी एक है कि अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि इसमें जो है वो सभी प्रश्न है जो हमारे जी। पहला ही प्रश्न है ये आपका पूछा गया था कब है 22 और 2016 शिफ्ट वन का क्वेश्चन। आज के जितने भी हमने प्रश्न 10 लिए हैं ये महत्वपूर्ण, इसमें कुछ आपके करंट के भी साथ 5-6 तो करंट वाले नहीं लिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो लिया है। इनसे संबंधित जो भी जानकारी आपको बताई जा सकती है तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, के रिलेटेड जो है आपको और पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन है नरसिंह देव, बी ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, सी ऑप्शन है आनंद वर्मन, डी ऑप्शन है। आपको पता है कि जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण किसने करा? अब अगर ये आपसे पूछे कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में स्थित। इसका कब क्या है? पुरी, वहां पर स्थित। इसे क्या कहते हैं? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। वंश के शासकों ने बनवाया था तो ये गंग वंश के बनवाया था। गंग वंश के शासकों ने। गंग वंश भी आपके दो चलते, एक पूर्वी गंग वंश एक और एक होता है पश्चिमी गंग वंश। तो ये आपके पूर्वी गंग वंश के हैं। पूर्वी गंग ये आपका कहाँ तक फैला हुआ था? उड़ीसा और आंध्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आपका पूर्वी गंग वंश है तो फैला। कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम। किसने कराया था? नरसिंह देव। अब वहां यहीं पर एक और मंदिर है और उस मंदिर का नाम है लिंगराज मंदिर। लिंगराज का निर्माण कहाँ पे किसने कराया था और कहाँ पर स्थित? कहाँ स्थित है हम आपको बता दे रहे हैं, भुवनेश्वर में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी। अब आप हमें बताएंगे कि उड़ीसा के सीएम कौन और गवर्नर कौन, ये आप हमको उड़ीसा के सीएम और गवर्नर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी है उसी। पहला पॉइंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में, हमने आपको बता दिया उड़ीसा राज्य के यहाँ पर। यह मंदिर चंद्रभागा नदी के, याद रखना है तो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा भी क्या कहते हैं? ये ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। किस नदी के तट पर है तो ये आपका चंद्रभागा नदी का निर्माण गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा
नरसिंह प्रथम द्वारा कराया गया। अगर वंश ने कराया था कोणार्क के सूर्य, उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? गंग वंश के द्वारा। ठीक है? किस राजा या किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह देव। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा सन 1884 में, अब सन 1884 में विश्व धरोहर स्थल, अब किसके? यूनेस्को की विश्व धरोहर। अब बताइए हमें, जो आगरा का ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ये किस सन में जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल? आपकी तैयारी इस तरह से अच्छी होती है। जैसे हमने यूनेस्को द्वारा एक देखा, तो द्वारा जितने भी आपके हैं 2 से 4 जो इंपॉर्टेंट, उनको सबको आप साथ में रिवाइज करते थे। इसी तरह से आपकी तैयारी क्या होती? मल्टीपल क्वेश्चन आपको आप एक साथ में पढ़ते थे। अगला है, गंग वंश के संस्थापक आनंद वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया। अब देखो, पुरी के 3 मंदिर कौन सा? एक आपका सूर्य मंदिर हो गया, कोणार्क मंदिर हो गया, दूसरा जगन्नाथ मंदिर हो गया, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, तीसरा आपका लिंगराज मंदिर है। पुरी से आपको ये 3 मंदिर, इनको किसने बनवाया था, ये आपको याद है। हमने आपको ब्लैक पैगोडा वाला बता दिया, ये जगन्नाथ मंदिर की बात हो गई, इसे आनंद वर्मन ने बनवाया। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह ने कराया था इसका निर्माण, नरसिंह देव ने। ठीक है? ये आपको इतनी चीजें बिल्कुल याद रखनी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यानी कि जब कोई तरंग होती है, कि अगर हम आवृत्ति बढ़ा दें तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर? ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका असर कहा, इसमें जब हम साइंस, स्पेशली साइंस के लिए, साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, तो हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। तो जो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है, ये बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, या फिर पहले घटती है। अगर किसी तरंग की आवृत्ति हम बढ़ा देते हैं, तो उसकी तरंग दर क्या होती है? घट जाती है, चाहे घट जाती है। अब अगर कहें कि अगर किसी तरंग दैर्ध्य की जो आवृत्ति है को हम घटा दें, तो तरंग दर क्या होगी? बढ़ जाएगी। या ये कहें कि तरंग दैर्ध्य को अगर बढ़ा दें, आवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या प्रश्न देखिए। क्या प्रश्न का जवाब दीजिए सब। क्या प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में जो कार्य, एक होता है कार्यकारी प्रमुख, होता है कार्यकारी प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख कौन होता है भारत का? वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ये होता है हमारे पी, जो कि हमारे कौन? मोदी जी। कौन है? राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब आप मुझे ये बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले राज्य की राज्यपाल, राज्य की राज्यपाल थी। ये हमें बताइए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ये राज्यपाल कहाँ की थी? झारखंड की। कहाँ थी? झारखंड की राज्यपाल थी। राष्ट्रपति चुनने की जो एज होती है, वो क्या होती है? तो ये होती है आपकी 35 वर्ष होती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो किसके द्वारा हो? कौन सी पद्धति? आपसे पद्धति पूछता है। कौन सी पद्धति होती है? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, संक्रमणीय पद्धति के द्वारा क्या होता है? राज्य राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 35 वर्ष इनकी मिनिमम आयु आयु होनी चाहिए।
द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में झारखंड। अगर आपसे पूछ द्रौपदी मुर्मू जी किस नंबर की राष्ट्रपति, ये किस नंबर की है? ये है 50। आपसे पूछ 15। अब वर्तमान में राष्ट्र मोदी जी कौन है? मोदी जी। मोदी जी। तो जो प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम उम्र कितनी होती है? लोकसभा सांसद, तो लोकसभा में चुने जाने की उम्र कितनी होती है? 25। राज्यसभा सदस्य चुने जाने की उम्र कितनी होती है? मोदी जी अगर राष्ट्रपति अगर लोकसभा से है तो 5 साल हो जाएगी, अगर राज्यसभा है तो। अगला देखिएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर पूछे कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो ये भी आपके 15वें नंबर के हैं, ये भी आए। कुछ और लोग देख लीजिए। पीएम हो गए मोदी जी, राष्ट्रपति हो गई द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति आप सभी को पता होगा जगदीप धनखड़ जी हैं, और ये 14वें नंबर के। अगर पूछे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, श्री संजीव खन्ना। मुख्य न्याय कौन है? संजीव खन्ना। ये किस नंबर के हैं? तो ये 51वें नंबर के। 50वें नंबर के कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़। कौन थे? वाई चंद्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे। चलिए बताइए। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी। अगर पूछे ये वंश से संबंधित, सम्राट अशोक वंश से संबंधित, वंश इनका कौन सा था? तब वंश था आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश से अब अगर बात करें कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, या मौर्य वंश की स्थापना किसने की? जो स्थापना है वो किसको जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य। स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और किसकी मदद से की थी आप सबको पता होगा? चाणक्य यानी कि कौटिल्य की मदद। और इन्होंने धनानंद को हरा करके क्या किया था? मौर्य वंश की धनानंद जो था वो किस वंश का था? नंद वंश का। तो कौन था? नंद वंश का जो राजा था, कौन? धनानंद। इनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका प्रधानमंत्री कहो या फिर आप इनके गुरु कहो, ये कौन थे? वे वही आपके थे चाणक्य। चाणक्य। ये भी आपसे पूछा जाए। तो अब बताइए सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य तो संस्थापक हो गए, इनके बेटे कौन थे? बिंदुसार, यानी कि ये चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी का है या फिर बेटा का है, वो कौन थे? बिंदुसार। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। अब बिंदुसार का जो पुत्र वो कौन था, या बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ये थे अशोक। कौन थे? ये हम सम्राट अशोक भी। आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनके बारे में, चंद अशोक के बारे में हम कुछ देखेंगे। के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो देखिए। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आपका 304 ईसा पूर्व। हुआ कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। पटना। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की राजधानी। तो बिहार के आप हमें बताएंगे सीएम कौन है? सीएम तो पता होगा, चाचा जी।
और गवर्नर कौन है ये आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। जो अशोक थे इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। माता कौन थी? सुभद्रागी थी। कौन थी? सुभद्रागी। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने क्या किया था? राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या, भाइयों की हत्या करके छुपा दिया था। कहाँ पर? एक कुआं है, कुएं में फिकवा, कहाँ पे? कुएं में डाल दिया था। और ये कुआं है कहाँ पे था? पटना में है। कहाँ पे है? कुआं है पटना में। और इसको क्या कहते हैं? आगम कुआं नामक कहाँ पे है? आगम कुआं जगह है जहां पर ये कुआं स्थित। जो अशोक थे इसने क्या किया था? अपना जब राज्याभिषेक कराया था, फिर कहें कि राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक है वो होता है आपका 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व हुआ। 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है। और इसके 8वें वर्ष, यानी कि अगर इसमें आप 8 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? मतलब ऐड नहीं करना, घटाना है तो ये जाएगा 261, यानी कि 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कहाँ कर दिया था? कलिंग पर अब जो अशोक के कलिंग पर आक्रमण की जानकारी है ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है अशोक था ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण, जो बहुत मारकाट हुआ। अब पूछा जाता है आपसे एक प्रश्न, इस समय अशोक ने क्या किया था कि कलिंग पर आक्रमण किया था? उस समय कलिंग पर राजा कौन था? कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कौन था? नंदराज। कलिंग पर आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, जबकि इससे पहले वो कौन से धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म को मानता। लेकिन जब कलिंग का आक्रमण के बाद में जब वहां पे मारकाट हुई तो देखा तो जो है मन परिवर्तित हुआ। उसने क्या किया? बौद्ध धर्म। और फिर इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र को महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये प्रश्न आपका कई बार आया। अशोक ने अपने इंद्र और संघमित्रा को देश भेजा था किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। ये आपको याद रखना है। पेज पे जो भी आपके 3, 5 और 8 बिंदु कम से कम 20 प्रश्न होते हैं और यही प्रश्न आपके घूम फिर के वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा, किसी भी वनडे एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठा, में अगर आपसे और वन से प्रश्न पूछेगा, अशोक या बिंदुसार पूछेगा, तो इसी के आसपास आपसे हाथी गुफा अभिलेख कहाँ मिला है, किसके द्वारा लिखाया गया, कलिंग आक्रमण कब किया गया, के पिता का नाम क्या था, कौन सा धर्म अपनाया, के बेटे इन्होंने अपने किस बेटे या उनको कहाँ भेजा था, ये सारे प्रश्न जो है आपके घूम फिर के आते रहे। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सारे प्रश्न जो है आपके 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, हमने आपको पहली डेट डाल दी और अगली वीडियो में आपको जो है साइड में हम आपको डेट में टिक करके दे दिया करें। इस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। शौक नहीं है, शोक है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक के नाम। कोसी नदी, ये तो हो गई बिहार का शोक। का शोक, बिहार का शोक। बिहार में जो कोसी नदी है इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि उत्तर में हिमालय से जो ये नदी निकलती है, बरसात के समय बहुत ज्यादा बारिश होती है। ऊपर से जब नीचे का ढलान ज्यादा होता है तो क्या होता है? पानी बहुत स्पीड से नीचे आता है। कोसी नदी में पता चला कभी भी कितनी भी स्पीड में बाढ़ आ जाती है तो बिहार में क्या है? बहुत सारा जो है नुकसान करती है। अब जो बंगाल का शोक है ये कहते हैं गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। गोदावरी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक, सॉरी, गोदावरी नदी नहीं, कहते दामोदर नदी। जैसे आपका जवाब जो होगा इनमें से कोई नहीं। वो नदी कौन सी है? तो वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी, गोदावरी नहीं। गोदावरी तो दक्षिण भारत में बहती है। अब जो ये हुआंग हो नदी है, इसे कहते हैं चीन का शोक। चीन का शोक, हुआंगो नदी।
कोसी नदी बिहार का शोक, और दामोदर नदी किसका शोक है? दामोदर नदी है आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल का शोक। ये आपको याद रखना। प्रश्न का आपका कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1952 में, 1953 में, या फिर 1954 में? जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान का संशोधन कब? ए, बी, या फिर डी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था, ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1951 ईस्वी। किया गया था 1951 ईस्वी में, और जमींदारी उन्मूलन को लेकर संविधान संशोधन किया गया। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट को वर्ष पारित किया? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट को वर्ष पारित किया? रॉलेट एक्ट को वर्ष पारित किया? 1919, 1920, तो या फिर 1922? रॉलेट एक्ट को वर्ष पारित किया? इस बार सभी लोग वीडियो को पॉज करके जवाब देंगे। रॉलेट एक्ट वर्ष पारित किया? आप सबको पता होगा कि जो रॉलेट एक्ट है, ये पास किया गया था कब? 1919 में। तो 1919, यानी कि बिना दलील, बिना अपील के क्या था, किसी को भी ये पकड़ सकता था। इसमें ऐसा कहा गया था कि विरोध में ही कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर आपसे ऐसे ही पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था, तो 19 में हुआ था। इसी साल जो है, ये 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। के विरोध में एक शांति सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, जिसमें कि जनरल डायर और जनरल ओ डायर, इन लोगों ने मिलकर क्या है, गोलियां चलवाई थी, क्योंकि बहुत सारे जो क्रांतिकारी क्या थे, मारे गए। अगला देखिए। अगला, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान, गोबी का मरुस्थल, थार मरुस्थल, या फिर इसका जो ऑप्शन है वो आपका एक नंबर, ए नंबर हो जाए, चोलिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो आपका थार मरुस्थल है, ये आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, इसका कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान इतना तो सीधा है नहीं कि उसका नाम जो भारत में है वही रख लेगा। उसने इधर का नाम क्या रख दिया था? चोलिस्तान रख दिया था, चोलिस्तान। और जो भारत में जो मरुस्थल है, उसका नाम आज भी क्या है? थार मरुस्थल। पाया कहाँ जाता है? ये मिलता है आपको राजस्थान।
इसमें कौन सी नहर बहती है? यह है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है? इंदिरा गांधी नहर ये आपसे पूछ। और यह एक ऐसा मरुस्थल है जहां पर सबसे अधिक आबादी पाई, सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी मिलती है। इंदिरा गांधी नहर बहती है। ये क्या है? सबसे लंबी नहर है। हर मरुस्थल में जो बहती है, सबसे अधिक आबादी इसी मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया की सीमा पर मिल यहाँ पर चीन और मंगोलिया की सीमा पर कौन सा है? गोबी, गोभी कहो या गोबी कहो, ठीक है? दोनों ही चीजें, गोभी और पत्ता गोभी जो भी कह सकते हैं। ये आपका है चीन और मंगोलिया की सीमा पर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में बी देश को प्रदर्शित कर, बोलीविया, ब्राजील, बोत्सवाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स एक संगठन है। बी फार होता है क्या? ब्राजील। आर फार है रसिया। आई फार है इंडिया। फार है चाइना। और यस फार है साउथ अफ्रीका। अभी तक इसमें कुल कितने देश थे? देश थे 5 थे। लेकिन अब बताइए वर्तमान में कितने देश हैं इसमें, ये आप बताएंगे। करंट का ही है। वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं? ठीक है? और ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? करंट का प्रश्न है, 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? ये आपको बता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। ना ही बोलीविया ना बोत्सवाना, ब्राजील जो है बी को प्रदर्शित है। वर्तमान में इसमें कितने टोटल कुल सदस्य हैं? और 2024 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? और 2025 में इसको कौन, ये भी आपको बता कमेंट में। ठीक है? अगला देखिएगा और अंतिम प्रश्न, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग मतलब टीबी, इसे हम क्या कहते हैं? सही क्या कहते हैं? विश्व टीबी दिवस को क्या, टीबी को क्या कहते हैं? ट्यूबरोक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरोक्लोसिस कहते हैं। तो विश्व क्षय रोग दिवस है, ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 3 मार्च को कौन सा डे मनाया? 3 मार्च को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। कौन सा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है आपको 3 मार्च। एक और डे मनाया जाता है 3 मार्च को, वो कौन सा है? वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे। 8 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? ये होता है, आपको पता होगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन्स डे। 15 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके अधिकारों के लिए जो दिवस है वो मनाया जाता है आपको 15 मार्च। आज की क्लास के हमारे 10 प्रश्न यहीं पे होते हैं। धीरे धीरे आपके जो आने वाली क्लासेस में प्रश्न आपके पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको और अच्छा दिया जाएगा। बिल्कुल आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दें और चैनल जो आपके ग्रुप है उसमें जुड़ जाएं, जिससे कि आपको डेली प्रैक्टिस शाम को मिल जाती है। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट आपको वन लाइनर वहाँ पे मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाती है और इस क्लास की भी पीडीएफ जो है आपको मिल जाती है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।